सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। रैंडम वेरिएबल्स में ये दो चीजें हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे हम एक एग्जांपल करेंगे। देखो ये भी जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पेज से दे लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है रैंडम वेरिएबल x इज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, और ये रिप्रेजेंट इस तरह से किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। ठीक है ना। इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b, फाइंड pdf, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब a और b जो है दीज आर कांस्टेंट्स। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें x वर्सेस y, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ये सिंपली ऐसा होगा, b क्या हो गया, b इज द y इंटरसेप्ट, और a क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सिमिलरली भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो ये दिस रैंडम वेरिएबल y, this is equal to gx function of x which is equal to ax plus b, and this is a linear transformation। अब आप यहाँ पे बताइए कि ये 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है कि many to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है? For every value of x there will be only one value of y, है या नहीं? तो this is 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर इसके डमी वेरिएबल के टर्म से बात करें तो स्मॉल y is equal to function of small x, this is equal to ax plus b। Now what is g dash x? G dash x is basically dy by dx, so this is simply equal to a। ठीक है, and what is fxx? This is equal to 1 upon root 2 pi e raised to power minus x square by 2। ये हमें मालूम है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। Now what will be f5 by pdf of y? बता सकते हैं? एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, fx x, x इसलिए क्या x1 x2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। मॉड ऑफ g dash x where x is equal to g inverse y, सही है। सो दिस विल बी इक्वल टू fxx, अगर है यहाँ पे तो ये क्या है, 1 अपॉन रूट 2 पाई। ठीक है, e raised to power माइनस, अब देखो यहां से व्हाट विल बी x, x विल बी इक्वल टू y माइनस b अपॉन a। तो g इनवर्स y जो लिखा है तो सिंपली क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, y माइनस b अपॉन a होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, जो x था we will have to replace x with x, y minus b upon a divided by what is g dash x, this is equal to a। तो a होगा या mod of a होगा? It will be mod a। mod a। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। so this implies f by y this is equal to 1 upon root 2 pi a स्क्वायर हो जाएगा अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाए, और यहाँ क्या जाएगी रेज़ टू पावर माइनस y minus b whole square divided by 2a square। So this y is another random variable, another Gaussian random variable। लेकिन इस Gaussian random variable की खास बात क्या है कि अगर हम इस Gaussian random variable की बात करें तो this is also a Gaussian random variable with mean equal to b and variance equal to a square। समझ में आ गया? तो अगर आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो रहा हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो याद रखिएगा
कि y जो होगा, अगर अगर x गॉसियन है तब की बात हम कर रहे हैं, x गॉसियन नहीं होता कोई और फंक्शन होता तो उसके अकॉर्डिंगली बात करनी पड़ती, सिंस x इज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। तो अगर x गॉसियन रैंडम वेरिएबल है तो y विल बी आल्सो गॉसियन रैंडम वेरिएबल, बट द मीन विल बी b एंड द वेरिएंस विल बी a स्क्वायर। समझ में आ गया? देखो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बेसिकली इस्तेमाल भी करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। आप लोग डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़िएगा, या आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालिएगा। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का मैच फिल्टर, मैच फिल्टर जब आप पढ़िएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालिएगा तो वहां पर आप कुछ इस तरह से देखिएगा, इस तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लें इसके ऊपर, लगता है कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर लें, बताइए। अच्छा आप लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जानते हैं? सपोज करो x इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल किसके किसके बीच में, चलो वो भी डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से बिटवीन -5 एंड 5, चलो हमने कुछ एक वैल्यू ले लिया, एंड y is equal to ax plus b, find f5, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर आप पीडीएफ ऑफ x को प्लॉट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन -5 एंड 5, तो -5 और 5 के बीच में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी, जिसका स्पैन कितना है -5 से 5 के बीच में 10 है, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1/10, तभी तो एरिया अंडर द कर्व जो है यूनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरे वीडियोस देखिएगा, मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल कैसा होता है, वो सारी चीजें वीडियोस में दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करने इस तरह से, तो देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन में बाकी सारी चीजें वही रह जाएंगी जैसे पिछली बार हम कर रहे थे। व्हाट विल बी g डैश x इज सिंपली इक्वल टू a। ठीक है, तो f y जब आप निकालिएगा अगेन दिस विल बी इक्वल टू fx। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फिर 1 to 1 है, डिवाइड बाय g डैश x का मॉड, मॉड इज इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखिएगा, वह x इज इक्वल टू g इनवर्स y। ठीक है, अब यहां पर देखो y इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस बी अपॉन ए। सही है, अब चूंकि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक बात तो श्योर है कि y जो हमारा होगा, जो हमारा y होगा दैट विल बी अगेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये कहां से कहां तक है। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a और b की वैल्यूज पुट कर देते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको a और b की वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू क्या लिख ले 3x प्लस 2 कर देते हैं, मतलब a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 2 है। सही है, हमने एक वैल्यू पुट कर दिया, तो fy now this will be equal to fx, now this will be to y minus b upon a, क्या हो जाएगा बोलो, चलो अभी x ही लिखते हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय व्हाट इज दिस, दिस इज मॉड ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 3, फिर x इज इक्वल टू g इनवर्स y। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से पुट करें, x की वैल्यू जब -5 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी बताइए, ये y इज इक्वल टू है 3x प्लस 2, x की वैल्यू -5 पुट कीजिए तो -15 प्लस 2 कितना हो गया, -13 हो गया, तो y की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, -13 हो जाएगी। x की वैल्यू को आप +5 कीजिए
तो कहाँ चला जाएगा? 15 + 2 17 चला जाएगा. So this function is uniformly distributed between -13 and 17. इसका स्पैन कितना हो गया? 30 हो गया. ठीक है ना. तो एरिया अंडर द कर्व को यूनिटी करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1/30 होना चाहिए. और वैसे भी समझ में आ रहा है, देखो इसका मैग्नीट्यूड 1/3 हो रहा है ना. ये 1/10 है, डिवाइड बाई 3 करो, कितना हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा. और ये तो सिंपल एक ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस हम निकालते हैं, उसका से निकाल लिया. ये y is equal to 3x plus 2 है, तो x की वैल्यू -5, तो y is equal to -13, x की वैल्यू +5, तो y is equal to 70. समझ में आया आप लोगों को? ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा ये बच गया था, चलो इसे भी कर लेते हैं. Now x is a uniformly distributed random variable between -pi and pi. Find PDF of y is equal to cos x. ठीक है. तो ये आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए अगर हम बात करें x की, तो दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन -pi एंड pi. ठीक है, -pi एंड pi के बीच में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. आप में से कोई बता सकता है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सर 1/2 पाई. हाँ गुड, 1/2 पाई. ठीक है. और अगर हम इसे प्लॉट करें, एक्स और वाई के रिलेशनशिप को देखें, एक्स वाई, तो क्या है? अब देखो एक्स की वैल्यू तो -pi और पाई के बीच है, इससे बाहर नहीं जा रही है. इसका डोमेन फिक्स्ड हो गया. ठीक है, एक्स की वैल्यू हमेशा -pi और पाई के बीच में है. और y इज इक्वल टू cos x है, तो क्या हो जाएगा? 0 पे तो 1 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद π/2 पे 0 और पाई पे हो जाएगा -1. इसी तरह से सिंस दिस इज एन इवन फंक्शन, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा. तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि x की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है आपकी? x इज लाइंग बिटवीन -pi and pi and y is lying between -1 and 1. ठीक है, ये इक्वालिटी साइन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, ये हम आगे देखेंगे. -pi और पाई में बेसिकली ये लिमिटिंग केस होता है. -pi, अगर आप -pi को लेते हैं तो पाई को ड्रॉप करते हैं एंड सो ऑन. ये इसके हम लोग डिटेल्स की जाने की जरूरत नहीं है. हम इक्वालिटी साइन को फिलहाल ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप कर देते हैं. और आगे देखेंगे इक्वालिटी साइन को हमें ड्रॉप करना होगा. अब आगे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा. ये 1-to-1 है कि मेनी टू 1 है? कोई बता सकता है ये 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है या मेनी टू 1 ट्रांसफॉर्मेशन है? Many to 1, क्योंकि for two values of x you are having the same value of y. Now what will be gx? Gx is simply equal to cos x. So what will be g dash x? Y is equal to gx, which is equal to g dash x is equal to minus sin x, and this is equal to minus root over 1 minus y square. ठीक है. Now how will you calculate f by y? Now this will be equal to fx x 1 कह देते हैं यहाँ पे, divided by g dash x1 mod for x1 is equal to g inverse y plus fx x2 divided by g dash x2 mod for x2 is equal to g inverse y. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? fx x1. Now this fx x1 is equal to 1/√2 pi. देखिए ये जो fx x को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ.
देखो इसको हम कैसे दिखाएंगे, 1/√2 नहीं होगा, 1/2 पाई और x लाइन बिटवीन माइनस पाई एंड पाई एंड दिस इज 0 एल्सवेयर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो मॉड लगा दोगे तो नेगेटिव साइन चला जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 पाई, देखो चाहे x1 हो चाहे x2 हो, fx की वैल्यू जो होगी हमेशा 1/2 पाई होगी, ये कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में, डिवाइड बाय 1 माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 पाई 1/2 पाई सिंपली हो जाएगा 1/पाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये एफ वाई वाई, दिस इज इक्वल टू फॉर y लाइन बिटवीन -1 एंड 0 एल स्क्वायर। चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं, कोई आया फिर, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग दोबारा लिख लेते हैं, एफ वाई वाई, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/पाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर और y लाइन बिटवीन -1 एंड 0 एल स्क्वायर, ठीक है। आप इसे प्लॉट कैसे करेंगे, ये तो -1 और 1 के बीच में होगा, देखो y इज इक्वल टू 0 पे 1/पाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 पे 1/पाई हो जाएगा, फिर ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा इस तरह से, और 1 पे इट विल टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो ऐसा फंक्शन अभी तक नहीं मिला था जो टेंड्स टू इंफिनिटी हो। तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने सही निकाला कि गलत निकाला। सही निकाला, इससे क्या गारंटी है कि देखो ये जो सॉरी ये एफ वाई, दिस इज नॉट वाई, दिस इज एफ वाई वाई, ठीक है ना, दिस इज पीडीएफ। तो सही है कि गलत है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने का तरीका क्या है कि आप एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। अगर ये एरिया अंडर द कर्व है, इफ दिस इज यूनिटी, इसका मतलब हमने सही निकाला है, मतलब ये कि आप एफ वाई वाई डी वाई को माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी निकाल लीजिए, दिस मस्ट बी यूनिटी। अभी आप चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा घर पे, सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या हो जाएगा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1/पाई, द कांस्टेंट टर्म विल बी आउटसाइड द इंटीग्रल साइन एंड dy अपॉन 1/y स्क्वायर। आप इसे करके देखिए, y को आप sin थीटा कर लीजिए और उस तरह से आप निकाल सकते हैं, फाइनली यू विल गेट यूनिटी, ठीक है। आप इसे चेक कर लीजिएगा। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू, अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है रैंडम प्रोसेस का। तो 9 को हम लोग बाद में करेंगे, 9 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम प्रोसेस से है, हम लोग 9 से पहले 10 को देख लेते हैं, क्योंकि 10 के अंदर जो है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अक्षर को पहले से कॉपी करके उधर ले जाते हैं। ये बोल रहा है कि कंसीडर अ साइनसॉइडल सिग्नल विद रैंडम फेज डिफाइंड बाय दिस, और where a and fc are constants and theta is a random variable that is uniformly distributed between over -pi to pi, where f theta is तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल के लिए ये फंक्शन लिखा है। शो दैट x इज वाइटसन स्टेशनरी, आल्सो प्लॉट ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। इसमें तीन पार्ट है, पहला पार्ट है कि आपको दिखाना है कि वाइटसन स्टेशनरी है, दूसरा पार्ट है कि आपको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालना है, और तीसरा पार्ट है कि आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज वाइटसन स्टेशनरी, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। पहले समझिए कि रैंडम प्रोसेस क्या है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी रैंडम प्रोसेस में। तो देखो रैंडम प्रोसेस को समझने से पहले एक रैंडम वेरिएबल का हालांकि मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक वीडियो में रैंडम वेरिएबल वाले स्टार्टिंग वीडियो है, उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि रैंडम वेरिएबल कहते हैं किसको, लेकिन फिर भी एक रिकैप के लिए कि देखिए हमारी जो कहानी की शुरुआत होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट से होती है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स होते हैं वो कहां से वो क्या कहां जाते हैं, ये सैंपल स्पेस में जाते हैं, बल्कि ऐसा कह लीजिए आप इसके जो आउटकम्स होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है।
एलिमेंट्स कहिए, सिंबल्स कहिए, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टर्म है, और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम कहां रखते हैं? सैंपल स्पेस में। माने दिस इज अ सेट, सैंपल स्पेस इज अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स फॉर दैट पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका जो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड एंड टेल। अब देखो परेशानी ये हो गई, ये जो है ये सिंबल्स है, एलिमेंट जो है दीज आर सिंबल्स, दीज आर नॉट नंबर्स। तो हमें अगर नंबर्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा? इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी नंबर्स से। तो जो रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, दिस इज अ मैपिंग। मैपिंग कहां से है? फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल एक्सिस। तो सैंपल स्पेस से रियल एक्सिस पे जब मैपिंग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। मतलब ये कि हमारा सैंपल स्पेस था हेड और टेल, और ये हमारा रियल एक्सिस है, ठीक है। सपोज करो हेड को हमने मैप कर दिया +5 से, टेल को हमने मैप कर दिया 0 से, ठीक है। तो दिस मैपिंग फंक्शन, मैपिंग फ्रॉम एक्स वेरिएबल की रैंडम वेरिएबल को अगर x से डिफाइन करते हैं तो दिस x इज बेसिकली अ मैपिंग फ्रॉम द सैंपल स्पेस टू रियल एक्सिस। तो रैंडम वेरिएबल जो है कि अगर आप कभी भी मैपिंग करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट नंबर्स, और नंबर्स के साथ फिर हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहे कर सकते हैं। तो ये कहानी थी हमारी रैंडम वेरिएबल्स की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रैंडम प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए जो रैंडम प्रोसेस होता है इज मैपिंग फ्रॉम सैंपल स्पेस टू वेवफॉर्म्स। अगर आप वेवफॉर्म की बात करेंगे तो वेवफॉर्म क्या होता है? विच आर फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जैसे आप लोग आगे पढ़िएगा डिजिटल कम्युनिकेशन में डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में दो सिंबल्स होते हैं, 0 और 1। अगर आप एम्पलीट्यूड शिफ्ट क्लीन करते हैं तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव फॉर्म ट्रांसमिट कर रहे हैं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा वेव फॉर्म ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसी तरह से आप कोई भी आप मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो एक सिंबल के लिए आप एक वेव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सिंबल के लिए दूसरा वेव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब आप उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब कीजिएगा तो आप उसको रैंडम प्रोसेस के टर्म्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम पुराना ही लेते हैं सैंपल स्पेस हेड और टेल। हमने हेड को की मैपिंग की एक वेव फॉर्म से, लेट अस कॉल इट एज कोसाइन ओमेगा 1t, ठीक है। टेल की मैपिंग करी हमने दूसरे वेव फॉर्म से, कोसाइन ओमेगा 2t। तो ये जो है, ये जो मैपिंग है इसको हम लोग कहते हैं रैंडम प्रोसेस। और चूंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो इसे हमने यहाँ टी से डिनोट कर दिया। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ या ना? कोई बोलो। यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ी सी चीजें और करते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। तो S1 S2 इस तरह से करके Sn, ये n एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक को जो हम मैपिंग कर रहे हैं अलग अलग वेवफॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ या ना? हम हर एक को अलग अलग वेवफॉर्म से इसकी मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए हर वेवफॉर्म का एक ड्यूरेशन फिक्स्ड है कि हम इसे -t से t के बीच में ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस फर्स्ट वेवफॉर्म xt, this corresponds to symbol S1. Now this is the second waveform xt, this corresponds to symbol x2, xt symbol xn. So what is xt? xt is basically a collection of all these waveforms, सही है? हाँ या ना?
कुछ बोलो भाई। यस सर। तो देखो Yes, sir. कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस बट द एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट नोन, ऐसे डिफाइन करते हैं ना। तो अगर हम इसकी मैपिंग कर रहे हैं वेब फॉर्म से तो इसका मतलब है कि ऑल द पॉसिबल वेब फॉर्म्स आर नोन इन एडवांस बट द एग्जैक्ट वेब फॉर्म इज नॉट नोन, यही मतलब हुआ ना। कुछ हाँ ना बोलते रहो। यस सर। इतना सा कंसेप्चुअल है। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि हम एक सेट बना सकते हैं, जिस तरह से हमने एक ये सैंपल स्पेस एक सेट बना लिया ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ऑल द पॉसिबल सिंबल्स का, वैसे इस तरह से हम इस रैंडम प्रोसेस के लिए कोई एक सेट की तरह डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वेब फॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हमें जो है हर वक्त हर इंस्टेंट ऑफ टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली जब हम डिजिटल सिस्टम के अंदर बात करते हैं नॉर्मली, तो हम डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे सिग्नल को हम सैंपल करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम t3 है, ये टाइम t4 है, हमने इसमें सैंपल किया। तो जैसे ही सैंपल करते हैं किसी वेवफॉर्म को, हमें ये वैल्यू मिलती है, सैंपल वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। किसी भी टाइम पे हम किसी वेवफॉर्म को अगर सैंपल करेंगे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें एक सैंपल वैल्यू मिलेगी। तो देखो ये जो सैंपल वैल्यू है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x, जो कि t1 पे सैंपल किया गया और s1 सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो xt1 s1 कह सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, t1 टाइम पे सैंपल किया गया और s2 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो xt1 s2 कह सकते हैं, और ये t1 पे सैंपल किया गया और ये n सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग है तो xt1 sn हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से यह भी हम लिख सकते हैं x t2 s1 एंड सो ऑन, हम बाकी सब भी लिख सकते हैं सैंपल वैल्यूज को। अब हम क्या करते हैं, ये चूंकि t1 टाइम पे सैंपल हुआ, हम इसे xt1 से, ये जितने भी सैंपल वैल्यूज मिले हैं हम इसको xt1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम xt1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो x t1 s1, अगेन इट विल बी अ सेट xt1 s2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब आप ये बताइए जो सैंपल वैल्यूज हैं ये वेवफॉर्म है कि नंबर्स होंगे। जब हम बात कर रहे हैं सैंपलिंग के बाद हमें सैंपल्ड वैल्यूज मिले तो वैल्यूज विल बी नंबर्स। अरे भाई ये नंबर क्या होगा, इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म का इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या वैल्यू हो रहा है, वही तो वैल्यू मिलेगा हमें, यानी वो नंबर होगा। तो ये बेसिकली xt1 की अगर हम बात करें तो xt1 इज बेसिकली अ सेट ऑफ नंबर्स। ये सारे क्या है हमारे पास, ये सारे नंबर्स हैं, एंड xt1 इज अ सेट ऑफ नंबर। तो xt1 सेट ऑफ नंबर है, तब ये रैंडम प्रोसेस बचा, ये रैंडम वेरिएबल बन गया, ये रैंडम वेरिएबल बन गया ना। वेरिएबल। इसी तरह से ये हो गया xt2, ये हो गया xt3, ये हो गया xt4 एंड सो ऑन। समझ में आ गया। तो अब आप ये बताइए कि क्या हम यहाँ पर ये जो रैंडम वेरिएबल था हमारे पास xt, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ xt1 xt2 xt3, ऐसे करके मान लीजिए टी सैंपलिंग इंस्टेंस ले लेते हैं, तो xtk हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। लिख सकते हैं। तो देखो ये कहानी शुरुआत हुई थी हमारी केस से कि ये तो क्या था, ये एक रैंडम प्रोसेस था, ठीक है, और ये सब क्या है, ये रैंडम वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हम लोग रैंडम प्रोसेस को कैसे डिफाइन, देखो हमने रैंडम प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया था, रैंडम प्रोसेस को कहा था हमने कि वेब फॉर्म्स की तरह डिफाइन किया था, ऐसे ही ना हमने डिफाइन किया था। xt को हमने सेट ऑफ वेब फॉर्म्स के तौर पे डिफाइन कर रहे थे, और यहाँ पर हम xt को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम xt को डिफाइन कर रहे हैं सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। बात समझ में आ गई। तो अब इसका फायदा क्या हो गया कि अब जब रैंडम वेरिएबल्स हमें मिल गया तो हमें नंबर्स मिल गए। अब नंबर्स के साथ स्टडी करना आसान होता है कि वेब फॉर्म्स के साथ स्टडी करना आसान होता है, बोलिए। नंबर्स के साथ आसान होता है। यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया
कि अब हमें रैंडम प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है या मतलब मैथमेटिकली आगे बढ़ना है, हेंस मैथमेटिकली random process can be treated as joint random variables. ये सारे के सारे जो रैंडम वेरिएबल्स है ये तो ज्वाइंट है ना, हमको कलेक्टिवली पढ़ना होगा ना, इंडिविजुअली तो नहीं पढ़ना है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल। तो ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के लिए जो भी मैथमेटिक्स आप लोग जानते हैं, अगर ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल वो भी आपको मिल जाएगा वीडियोस में। ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल के लिए जो भी मैथमेटिक्स आप जानते हैं, उस तमाम मैथमेटिक्स को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल की कहानी क्या होती है, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज्वाइंट random variables can be represented by joint PDFs and joint CDFs. Joint probability density function और joint cumulative distribution function से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि f x t1 x t2 x ठीक है, ये आपके ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x के ये हो गए इसके के डमी वेरिएबल्स। तो दिस इज ज्वाइंट पीडीएफ फॉर के रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस ज्वाइंट पीडीएफ से हम लोग निकालते हैं मार्जिनल पीडीएफ। ठीक है, इसको निकालने का अपना तरीका है। तो मार्जिनल पीडीएफ में हम लोग ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और ऐसे कर करके हम लोग केथ ऑर्डर तक जा सकते हैं। ये तो केथ ऑर्डर हो गया, दिस इज केथ ऑर्डर। केथ ऑर्डर का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पर के रैंडम वेरिएबल्स को मिलकर के जॉइंट पीडीएफ बना, तो ये केथ ऑर्डर पीडीएफ हो गया। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यह है कि इसमें से हम सभी को इंडिविजुअली अलग अलग कर ले, xt1 x1 ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसी तरह से xt2 को अलग कर ले, हम हर एक से दूसरे को हम डिराइव कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल को भी डिराइव कर सकते हैं। लेकिन जब हम ज्वाइंट पीडीएफ से इंडिविजुअल पीडीएफ को डिराइव करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है मार्जिनल पीडीएफ है। सेकंड ऑर्डर में क्या, सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि हम दो रैंडम वेरिएबल्स को एक साथ लेते हैं, तो ये क्या हो गया, नाउ दिस इज सेकंड ऑर्डर पीडीएफ फॉर xt1 एंड xt2। इसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लो एक से t3 ले ले और एक से t7 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं आप, दो होने चाहिए बस। थर्ड ऑर्डर में इसी तरह से हम 3 ले लेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6 इस तरह से लेंगे। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेशनैरिटी का। स्टेशनैरिटी का मतलब ये होता है कि एक होता है स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी, तो देखो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, इसका लिटरल मीनिंग से आप समझ जाइए। तो स्टेशनैरिटी बेसिकली डील्स विथ टाइम इनवेरिएंस। ये जो है टाइम इनवेरिएंस से डील करता है। तो टाइम इनवेरिएंस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने एलटीआई सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें में टाइम इनवेरिएंस पढ़ा होगा। तो एक टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होता है कि शिफ्ट इन ऑरिजिन डजंट प्रोड्यूस एनी चेंज इन, क्या होता है बताइए, डजंट प्रोड्यूस एनी चेंज इन सिस्टम रिस्पांस। तो मतलब ये होता है कि अगर आप टाइम में शिफ्ट कीजिए तो उससे पीडीएफ में चेंज नहीं होना चाहिए, ये मतलब हुआ। तो ये कहता है स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी, ये कहता है कि पीडीएफ ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, जितने भी है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर से लेकर सारे ऑर्डर्स के जो थे पीडीएफ ऑफ द ऑल ऑर्डर्स मस्ट बी
टाइम इनवेरिएंट। तो ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब है कि जो रैंडम प्रोसेस हो गया वो स्ट्रिक्ट सेंस में स्टेशनरी है। क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर आप सारे ऑर्डर्स के पीडीएफ निकालिए और सारे ऑर्डर्स के पीडीएफ निकाल के हर एक के स्टेशनरिटी को चेक कीजिए, पॉसिबल है? बताइए हाँ या ना? No, sir. नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हम लोग ने यहाँ पीडीएफ वगैरह में बात किया, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग पीडीएफ में बात नहीं करते, हम लोग सर्टेन स्टैटिस्टिकल एवरेजेस से बात करते हैं। हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम किसी रैंडम प्रोसेस को डील करते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस होते हैं, जैसे मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, बस हम वहां से निकालते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें इतने की जरूरत ही नहीं होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनैरिटी को चेक करना ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है, तो आप क्या करेंगे? मतलब ये एक स्टूडेंट लेना है जो बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट सेंस में बहुत अच्छा होता है, एब्सोल्यूट स्केल पे कोई अच्छा नहीं होता, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्यूट तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप वाइड सेंस में देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं, चलो भाई हमारे काम का है कि नहीं है, हमारे काम का है कि नहीं, उसको हम लोग कहते हैं वाइड सेंस स्टेशनरी। तो वाइड सेंस स्टेशनरी कहता है कि देखो भाई हम पूरे हर एक ऑर्डर के पीडीएफ को हम चेक नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ दो पैरामीटर चेक कर लेंगे, अगर दो पैरामीटर हमारा फुलफिल हो गया तो हम मान लेंगे कि जो हमारा रैंडम प्रोसेस है दैट इज स्टेशनरी बट इन वाइड सेंस, दिस इज नॉट स्टेशनरी इन स्ट्रिक्ट सेंस, दिस इज स्टेशनरी ओनली इन वाइड सेंस। तो वो दो पैरामीटर क्या बोला गया, पहला बोला गया कि हम लोग मीन को देखेंगे, मीन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि दैट इज म्यू एक्स हम कह देते हैं, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट ही का मतलब होगा ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और नंबर टू है कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है दिस इज एसीएफ, दिस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मस्ट डिपेंड अपॉन टाइम डिफरेंस ओनली and not on the exact values of time। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए आप, मतलब ये कि हम T1 और T2, यहां पर हमें दो रैंडम वेरिएबल मिला xt1 xt2, इस दोनों के बीच मान ली डिफरेंस हमारा टॉ है, ठीक है ना, टाइम डिफरेंस टॉ है, तो टॉ इज बेसिकली T1 माइनस T2, ठीक है। तो अब हम अच्छा लगता है फिर कोई ज्वाइन किए, एक मिनट। अब हम क्या करते हैं, हम सेम टाइम डिफरेंस ले और सैम्पलिंग इंस्टेंट को खाली चेंज कर दे, मतलब हम T3 और T4 के बीच ले इस तरह से कि T3 माइनस T4 जो दोनों का डिफरेंस है दिस इज अगेन इक्वल टू टॉ। तो अगर ये टाइम डिफरेंस सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने T1 और T2 पे आपने सैम्पलिंग की है कि T3 और T4 पे किया है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस टॉ पे डिपेंड करेगा। तो अगर ऐसा है तो ये वाइड सेंस स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर फुलफिल हो रही है तो वाइड सेंस स्टेशनरी है, वरना वाइड सेंस स्टेशनरी भी नहीं है। अब देखिए यहां पर एक और टर्म आता, चलो चलो उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे तुम लोगों को। अब यही पे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालना आता है आप लोगों को? अच्छा यहीं पे निकाल के देख लेते हैं, शो दैट xt इज वाइड सेंस स्टेशनरी, पहले हम ये देख लेते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं, तो xt ये है, तो पहले हम इसका मीन निकालते हैं, व्हाट विल बी म्यू ऑफ xt, ठीक है। इसका मीन निकालेंगे तो मीन इज सिंपली इक्वल टू ext। तो यहां पर जो t हमने लिया, देखो ये रैंडम प्रोसेस नहीं है, अब यहां पर हमने जो ये जो xt लिया है दिस इज अ रैंडम वेरिएबल विथ t एज एनी सैम्पलिंग इंस्टेंट, हमने कोई भी t यहाँ पे एक सैम्पलिंग इंस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है।
तो हमने कोई भी टी सैम्पलिंग स्टेट पे हमने अगर सैंपल किया और हम इसका मीन निकाल के देखेंगे, और अगर इसका मीन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टी आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मीन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर फंक्शन ऑफ टी आया तो इसका मतलब है कि मीन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये आप कैसे निकालेगा? देखो ये बेसिकली क्या है, अगर हम टी को यहाँ पर हम कोई भी एक सैम्पलिंग इंस्टेंट कर देंगे, तो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखो ये एक रैंडम वेरिएबल है और x इज अनदर रैंडम वेरिएबल, तो ये वही y इज इक्वल टू gx वाली कहानी नहीं आ गई? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। आ गया ना? तो यस ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू gx है। तो हम मीन ऑफ y कैसे निकालते हैं? मीन ऑफ y निकालने का तरीका होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y एफ बाई वाई डी वाई, ठीक है। और एफ बाई वाई डी वाई को, अच्छा, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज वाई? वाई इज इक्वल टू जी एक्स, एंड व्हाट इज एफ बाई वाई डी वाई? ये मैंने आपको बताया था, एफ बाई वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स डी एक्स। ये मैंने बताया था, शायद इसके मिस कर गया होंगे। तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है एफ एक्स एक्स डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, हालांकि इसको मॉड में लेना चाहिए, पहले से इसको मॉड में लेना चाहिए, एफ एक्स एक्स डी एक्स हो जाएगा। एफ वाई वाई तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा डी वाई को, और डी एक्स को मॉड में लेना चाहिए। तो आपको याद होगा वहां डी डैश एक्स जो है, बल्कि ये तो नहीं बताया तो आपको समझ में आना चाहिए, 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन वाला लिखो पेज निकालते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से चीज केवल उसी इक्वेशन से हम लोग ये वाली चीज डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये बेसिकली हो जाएगा एफ वाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का मॉड इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स, यही ना कह रहे हैं हम। और अगर हम यहां से देखें तो क्या हो जाएगा? एफ वाई वाई मॉड ऑफ डी वाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स मॉड ऑफ डी एक्स, हो जाएगा ना? तो बेसिकली ये चीज जो हमने यहाँ लिखा था उसी को हम वहां लिख रहे हैं दूसरे फॉर्म में। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमें मीन हम इस तरह से निकालते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ऑफ, ई नहीं लिखते बल्कि सर माइनस टी इंफिनिटी। क्या होगा उसमें? क्या? सर टी का किस वैल्यू के लिए रैंडम प्रोसेस बन गया, रैंडम टी वेरिएबल? कोई भी सैम्पलिंग इंस्टेंट ले लिया, टी कोई भी एक टी इस वक्त कोई एक सैम्पलिंग इंस्टेंट है, ना कि कोई फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, टाइम फंक्शन नहीं है, बल्कि कोई सैम्पलिंग इंस्टेंट है। आप उसको T1 T2 T3 कुछ भी कर सकते हैं, अगर ऐसा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। बात एक ही है, कोई भी सैम्पलिंग इंस्टेंट आप ले लीजिए, अब देखना है कि टी का फंक्शन आ रहा है कि नहीं। चलो देख लेते हैं करके, समझ में आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ व्हाट इज gx? gx इज a कोसाइन 2 पाई fct प्लस थीटा, ये दिस इज gx। अब व्हाट इज fxx? दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई, एंड देन अगेन डी थीटा, यहाँ पे x क्या है? थीटा है। और लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिमिट भी फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, क्योंकि 1/2 पाई कहां से कहां? माइनस पाई से पाई के बीच में है, ठीक है। इसको हम साफ से लिख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई ए कोसाइन 2 पाई एफ सी टी प्लस थीटा इंटू 1/2 पाई डी थीटा। अब देखो 1/2 पाई कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ये सब बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? कोसाइन फंक्शन। और कोसाइन फंक्शन को आप टी, तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा के टर्म्स इंटीग्रेशन है, तो टी विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। अब अगर आप कॉस को, फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पाई टू पाई के बीच में यानी ओवर 1 साइकिल, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 0, ठीक है। तो म्यू एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि देखो ये टी ड्रॉप हो रहा है ना, यहाँ पे टी नहीं आ रहा मीन में, तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। पहला क्राइटेरिया क्या था हमारा? मीन इज कांस्टेंट। अब हम दूसरा निकालते हैं, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? तो आर एक्स जब हम निकाल रहे हैं तो दो इंस्टेंट ऑफ टाइम लेना पड़ेगा, T1 T2। देखो x हमने सिंपली एक x इसलिए लिखा क्योंकि ये सेम रैंडम प्रोसेस है x, और उसी के दो
टाइम इंटरवल से है, टाइम इंस्टेंट से t1 और t2, तो हमने लिखा t1 t2, ठीक है। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू हो जाएगा e x t1 इंटू एक्स t2, सही है। सो दिस विल बी इक्वल टू e x t1 क्या हो जाएगा बोलो, a कोसाइन 2 पाई fc t1 प्लस थीटा, कैपिटल थीटा लिखा हमने, इंटू a कोसाइन 2 पाई fc t2 प्लस थीटा। बात समझ में आ गई? क्यों t1 और t2 लिया? क्योंकि यहाँ पे दो, या t1 t2 क्या है, दिस आर टू डिफरेंट सैम्पलिंग। देखो यहाँ पे दो ले रहा है इसलिए t1 t2 कर दिया, वहां पे सिंगल लिया था इसलिए 1 2 नहीं लगाया था हमने। तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अच्छा, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई तो 2 cos a इंटू cos b के फॉर्म में है ना ये, तो 2 cos a इंटू cos b के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। तो cos a माइनस b आप करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसाइन 2 पाई fc t1 माइनस t2, इतना ही आ जाएगा। क्योंकि देखो ये जो थीटा थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कोसाइन 2 पाई fc t1 प्लस t2 प्लस 2 थीटा, यही हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 e कोसाइन 2 पाई fc t1 माइनस t2 प्लस यहां पे हो जाएगा, एक मिनट, a स्क्वायर बाई 2 e कोसाइन 2 पाई fc t1 प्लस t2 प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये e क्या है, e इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर। एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर क्या करता है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। अब इस फंक्शन में देखिए क्या कुछ भी रैंडमनेस है, यहां कुछ भी रैंडम नहीं है, तो यहां पर दिस फंक्शन इज बेसिकली ए कांस्टेंट। देखो t1 और t2 दोनों तो कोई फिक्स टाइम है ना, तो दिस फंक्शन इज बेसिकली ए कांस्टेंट। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट इटसेल्फ। आप लोग जानते हैं ना e जो लिखते हैं, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर। यस सर। ठीक है ना, एंड दिस कंप्यूट्स एवरेज वैल्यू। तो ये चूंकि कांस्टेंट है तो सिंपली इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 कोसाइन 2 पाई fc t1 माइनस t2। और ये आप कैसे निकालेगा, देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे अंदर एक रैंडम वेरिएबल है, ट्वाइस ऑफ थीटा है ना, दिस थीटा इज रैंडम, तो इसको वैसे ही निकालेगा जैसे हमने यहाँ निकाला था। फिर मतलब इस फॉर्मूले के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। अगर आप इसे निकालिएगा तो दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0, जैसे पिछली बार 0 आया था मीन निकालने के टाइम में। तो बेसिकली आर एक्स t1 t2 जो हमें मिला दिस इज इक्वल टू दिस मच। अब आप ये बताइए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द टाइम डिफरेंस t1 t2। अगर यहाँ पे t3 t4 कर दे तो t3 माइनस t4 हो जाएगा, इसका मतलब अगर टाइम डिफरेंस इक्वल है तो फिर ऑटो कॉलिशन फंक्शन सेम हो जाएगा। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स टॉ, वेयर टॉ कॉरस्पॉन्ड्स टू द टाइम डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 कोसाइन 2 पाई fc इंटू टॉ। अब देखिए मीन भी आपका जो है कांस्टेंट है, और उसके बाद ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी सिर्फ और सिर्फ टाइम डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो xt हमारा वाइट से स्टेशनरी हुआ कि नहीं, बोलो हाँ या ना, हो गया? यस सर। तो पहला कंडीशन क्या था, म्यू एक्स वाज इक्वल टू 0, और दूसरा हमें क्या मिला कि आर एक्स टॉ जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 कोसाइन 2 पाई fc इंटू टॉ। तो since both the conditions are satisfied, xt is white says stationary random process। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन का पहला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब है कि प्लॉट करो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को प्लॉट करना बहुत आसान है, ये सिंपल एक मैथमेटिकल फंक्शन मिल गया आपको।
आप इसे प्लॉट कर लीजिए, किसके फंक्शन में, टॉ के टर्म्स में कीजिएगा। देखिए आप ऑटो कोलिशन फंक्शन को तभी प्लॉट कर सकते हैं जबकि ये वाइटसेंस स्टेशनरी हो। सारी कहानी अब आगे वाइटसेंस स्टेशनरी की आएगी। तो 0 पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी a स्क्वायर बाई 2। ये सिंपल एक कॉस फंक्शन है, आप कॉस फंक्शन को जैसे चाहें, ठीक है। तो दिस इज a स्क्वायर बाई 2 और माइनस, ये माइनस कहाँ जाएगा, माइनस a स्क्वायर बाई 2 पे जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं आप लोगों को, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछी है। देखिए सारे नल पॉइंट्स है, कहाँ का नल पॉइंट मिलेगा, टॉ इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, टॉ इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे क्या मिल रहा है आपको, नल पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां नल पॉइंट मिल रहा है वहां पे ऑटो कोलिशन फंक्शन जो है ये क्या, एसीएफ शॉर्ट में करके 0 हो जाएगा। तो इफ एसीएफ इज 0, इसका मतलब ये होता है कि द टू रैंडम वेरिएबल्स आर ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सैंपलिंग करके हमें जो दो रैंडम वेरिएबल मिले थे दोनों ऑर्थोगोनल है आपस में। इसको आप चाहे तो स्किप भी कर दें इस कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे बस एक चीज सामने आ गई इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सही सिंपल है। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जब हम लोग क्या, सेकेंड टाइम 0 कैसे हो गया सर पिछले स्लाइड में? हाँ बोलो। सर सेकेंड टाइम जो 0 हो गया वो कैसे हो गया इसके पिछले वाले में सर 35 नंबर में? अच्छा ये टर्म 0 कैसे हो गया ये बोल रहे हो, इसकी बात कर रहे हो ना। देखो यस ये सर। हमने जो मीन निकाला था यहाँ पे, आप उसी तरह से मीन निकाल, जैसे आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे मीन निकाला इसी तरह से आप उसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जिस तरह से हमने ये मीन कैलकुलेट किया है ना, आप इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे आगे, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट 0। क्या कैलकुलेट करके दिखाना होगा, समझ कर लोगे उससे, कर लेना जैसे उसे कर। देखो ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे, ये 2 थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली 2 थीटा इनटू 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई टू पाई, तो कॉस फंक्शन हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेट कीजिएगा आपको 0 मिल जाएगा। समझ में आया आपको, जैसे यहाँ पर 0 आ रहा था, जैसे यहाँ पर यहाँ 0 आया, कैसे समझ में आ गया आपको, बताओ भाई क्या हुआ, लिंक चला गया क्या, यहाँ 0 आया तो समझ में आ गया था, कुछ हाँ ना बोलो ना। आवाज नहीं आ रही आप लोग की, ये समझ में आया ना, हाँ यस बोलो। सर। ये 0 समझ में आ गया था ना, सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। तो जैसे ये 0 आया वैसे यहाँ का सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। सर ऑटो कोरिलेशन का फिर से प्रॉपर्टी बता दीजिए तो। क्या, सर ऑटो कोरिलेशन का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए तो प्रॉपर्टी। आ, चलो ठीक है, तो इस टॉपिक को अभी काट देते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोलिशन फंक्शन ले लेते हैं। अभी बताया कहाँ प्रॉपर्टीज, ये आपको बुक में डायरेक्ट मिल जाएगा इसलिए हम सोचे थे छोड़ देते हैं। चलो कोई बात नहीं, पूछ रहे हो। देखो पहली चीज तो ये है कि ऑटो कोलिशन फंक्शन जो होता है हम वाइट से स्टेशनरी के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो भी सॉरी जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ वाइट से स्टेशनरी के लिए हो रही है, बाकी के लिए नहीं हो रही है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि आर एक्स टॉ जो होता है दिस इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। तो टॉ को इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं T1 और T2 का डिफरेंस लिखते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि T1 माइनस T2 कर रहे हैं या T2 माइनस T1 कर रहे हैं, बात देखिए। तो दिस इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, आप देख लीजिएगा, फिर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं उसकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी बेसिकली वो असल में पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की प्रॉपर्टी है कि ऑटो कोलिशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होता है इसको हम लोग एस एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। दीज आप किसी किसी बुक में देखिएगा एफ की जगह ओमेगा भी लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दीज आर बेसिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स। फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग ने पढ़ रखा है। तो आर एक्स टॉ और एस एक्स एक्स जो होता है पावर, या इसको हम ऐसे लिखते हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये दोनों फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स होते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। और इसके अलावा 3-4 और हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। आप देखिएगा बुक में, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा ऑटो कोएलिशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। ये बताइए कि ये समझ में आया ना कि ये जीरो कैसे हुआ था, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट जो पूछ रहा है कि आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालिए। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, एस एक्स एफ से। देखिए, आप एफ डोमेन में भी बात कर सकते हैं, ओमेगा डोमेन में भी बात कर सकते हैं। अब गेट वगैरह के क्वेश्चंस में देखिएगा, ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑटो कोएलिशन फंक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसमें खासतौर से पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास आर एक्स टॉ मालूम है, आर एक्स टॉ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 पाई एफ टॉ। प्लॉट भी कर लिया, तो व्हाट विल बी एस एक्स एफ, दिस विल बी इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर एक्स टॉ। तो दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a square by 2 cos 2 pi f tau। बल्कि यहाँ पर f को कुछ, क्योंकि ये जो f होगा, लेट्स कॉल इट एज fc, क्योंकि ये तो फिक्स फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, इसका हम ये निकाल रहे हैं। तो कोसाइन फंक्शन जो होगा, असल में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है fc, ठीक हो ना, fc लिखा है ना यहाँ पे, तो ये fc का टर्म हर जगह आएगा, या मुझसे छूट गया है। देखो यहाँ तक तो मैंने लिखा है, कहाँ गलती हुई है, अच्छा यहाँ भी लिखा था, किसी स्लाइड पे गलती हुई है। हाँ ठीक है, तो यहां पर एफसी, एफसी का टर्म मिस हो गया था। अब आप यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, डेल्टा एफ माइनस एफ सी प्लस डेल्टा एफ प्लस एफ सी। भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को साइनसॉइडल फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आता है। तो अगर आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालिएगा, तो ये एक एफसी पे आपको एक डेल्टा इंपल्स मिलेगा और माइनस एफसी पे एक इंपल्स मिलेगा। द मैग्नीट्यूड विल बी ए स्क्वायर बाई 4। अब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको एवरेज पावर निकालना है किसी सिग्नल का, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एस एक्स एफ डी ए। मतलब एवरेज पावर ऑफ एनी रैंडम प्रोसेस और रैंडम सिग्नल इज सिंपली द इंटीग्रल ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। देखो, इसका स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मतलब ही होता है कि आप इसे पर यूनिट फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। स्पेक्ट्रल डेंसिटी का मतलब यानी कि अगर आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के यूनिट देखिएगा, देखो एवरेज पावर की यूनिट क्या होती है, वाट्स होती है, इसकी यूनिट होती है वाट पर हर्ट्ज। अब यहां पर देखिए, ये जो रैंडम ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के चली आती है। ये हम लोग अगर बात करें आर एक्स टॉ की, तो दिस विल बी इक्वल टू इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एफ एक्स एफ। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, e raised to power j 2 pi f tau df हो जाएगा, सही है। तो at f is equal to 0, sorry, at tau is equal to 0, what will be this, this is rx 0, this is equal to हो जाएगा minus infinity to infinity sxf df। and what is this quantity, आपने पूछा ना प्रॉपर्टी, तो चलो एक प्रॉपर्टी यहां से निकल के आ गई, दिस इज सिंपली द एवरेज पावर। एक तीसरी प्रॉपर्टी निकल गई कि P एवरेज इज इक्वल टू Rx 0। तो Rx को अगर आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को ओरिजिन पे निकाल लीजिए, तो इज इक्वल टू 0 पे, तो यू विल गेट द एवरेज पावर। अच्छा, यहीं से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, चलो जब याद आ गया तो बता ही देते हैं। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि Rx टॉ जो होगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू Rx 0। जाहिर सी बात है कि दो सैंपल्स में सबसे ज्यादा कोरिलेशन कब होगा, जब आप दोनों सैंपल सेम इंस्टेंट पे ले रहे हैं, ठीक है। Rx 0 का मतलब क्या है कि एक सैंपल आपने लिया, उसका उसी के साथ कोरिलेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो कोरिलेशन आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा।
और किसी भी टाइम डिफरेंस के साथ आप कोरिलेशन निकाल लेंगे तो उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो दीज आर बेसिकली द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालते हैं? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? यस सर। अब चलिए हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और लोग यहाँ पे देखते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। XT एंड YT आर अनकॉरिलेटेड रैंडम प्रोसेस। देखो यहाँ पे दो अलग अलग रैंडम प्रोसेस दे दिया गया है, एक XT है और एक YT है, और ये अनकॉरिलेटेड रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, विद जीरो मीन, दोनों का मीन जीरो है, एंड दे आर इंडिविजुअली स्टेशनरी इन वाइट सेल, दोनों वाइट सेल स्टेशनरी है। ZT दे दिएगा XT प्लस YT, शो इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है सिर्फ दोनों के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का सम है। तो देखो ZT इज इक्वल टू XT प्लस YT, दोनों इंडिविजुअली व्हाइट सेंस स्टेशनरी है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, पहले हम ZT का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ZT? तो RZ हम लोग जो है एक काम करते हैं, RZ टॉ लेते हैं। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू E ZT इंटू ZT प्लस टॉ। नहीं, एक ही बात, आप इसको T1 कहिए, इसको T2 कहिए, और आप कह रहे हैं कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू टॉ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक को टॉ ले रहे, T1 इज इक्वल टू टॉ कर दीजिए, T2 इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, T1 माइनस टॉ या T1 प्लस टॉ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? मान ली हम T1 को, हाँ यस सर। ठीक है। तो चूंकि ये जो है दोनों इंडिविजुअली व्हाइट सेंस स्टेशनरी है, इसका मतलब ZT भी व्हाइट सेंस स्टेशनरी होगा, ठीक है। या फिर हम एक जनरल केस लेना चाहते हैं तो हम सीधे ऐसे निकाल सकते हैं, RZ T1 T2 इज इक्वल टू E Z T1 Z T2, जो हमें सूट कर रहा है तो हम ऐसे ही करते हैं। हम चलो जनरल केस ही लेके चलते हैं, हम दोनों तरह से चल सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा E Z T1 क्या हो जाएगा, X T1 प्लस Y T1 इंटू X T2 प्लस Y T2, ठीक है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा X T1 इंटू X T2, चार कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, प्लस E X T1 इंटू Y T2 प्लस E X सॉरी Y हो जाएगा ना, Y T1 इंटू X T2 प्लस E Y T1 इंटू Y T2। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या बता रहा है, मान लिया जाए कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू टॉ है, ये हमें दिया हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन सिंपली आपको बता रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बता रहा है Rx का, Rx टॉ बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है, चूंकि अब ये व्हाइट सेंस स्टेशनरी है, दिस इज सिंपली द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ Z। और ये टॉ टाइम डिफरेंस की बात हो रही है, ये फंक्शन क्या बता रहा है आपको, बोलिए। दिस विल गिव यू ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ Y, टाइम डिफरेंस सेम है। ये क्या होगा बताओ, देखो यहीं पे एक कैच है। कैच क्या है कि दे आर अनकोरिलेटेड रैंडम प्रोसेस। जो अनकोरिलेटेड का मतलब होता है इसका जो कोरिलेशन होगा दोनों का कोरिलेशन जीरो हो जाएगा। दिस इज कोरिलेशन बिटवीन XT1 एंड YT2। और अगर XT और YT अनकोरिलेटेड है तो अनकोरिलेटेड का मतलब होता है कि इस दोनों का जो कोरिलेशन होगा आपस में जीरो हो जाएगा। तो दिस टर्म विल बी जीरो। ये जीरो क्यों हो गया, सिंस XT एंड YT आर अनकोरिलेटेड। तो अनकोरिलेटेड का मतलब होता है कोरिलेशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें RZ टॉ की बात करें तो दिस इज सिंपली इक्वल टू RX टॉ प्लस RY टॉ, ठीक है। तो टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, हम दोनों साइड अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो SZF दिस सिंपली इक्वल टू SXF
प्लस एस बाई ए। प्रूव हो गया? यही बोल रहे हैं ना प्रूव करने के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। 9 हो गया, 10 हो गया, अब 11 और 12 देखते हैं। देखो 11 और 12 का जो क्वेश्चन है वो एक ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइप दोनों का सेम है, फर्क है कि एक बार आइडियल फिल्टर के साथ ले रहा है और दूसरी बार जो है नॉन आइडियल फिल्टर, आरसी फिल्टर के साथ बात हो रही है। कह रहा है कि एक वाइड गॉसियन नॉइज है। जनरली रैंडम प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉइज को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक वाइड गॉसियन नॉइज है। देखो गॉसियन नॉइज का मतलब क्या होता है? वाइड का मतलब होता है यहाँ पे AWGN जब हम लोग करते हैं तो AWGN का मतलब होता है, ये हो गया एडिटिव, W stands for white, G stands for Gaussian and N stands for noise। तो नॉइज किसको कहते हैं? नॉइज कहते हैं एनी अनवांटेड सिग्नल को। एडिटिव का मतलब होता है कि ये गेट्स एडेड टू द सिग्नल। तो मतलब ये हो गया कि देखो नॉइज कहां से आता है? नॉइज के तो कई सारे सोर्सेज है। मान लीजिए चैनल के अंदर नॉइज आ रहा है, आपने एक सिग्नल ट्रांसमिट किया और चैनल के अंदर नॉइज आ रहा है, तो जो चैनल के अंदर नॉइज आ रहा है ये ओरिजिनल सिग्नल में ऐड हो जाएगा, जाकर के मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐड हो जाता है। तो एडिटिव इन नेचर है तो इसको हम एडिटिव कहते हैं। ठीक है। व्हाइट का मतलब क्या होता है? देखो व्हाइट का मतलब होता है विच कंटेन्स ऑल द कलर्स। ठीक है। तो व्हाइट बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड्स टू, ये बता रहा है इसके पावर डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की प्रॉपर्टी बता रहा है। तो मान लीजिए W है तो SWF अगर हम निकालेंगे तो दिस विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है कि हर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है इक्वल पावर है। ठीक है। और इसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कितने के बराबर दी गई है? N0/2 दी गई है। अब आप ये बताइए प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या कि कोई नॉइज सोर्स हमारे पास है, उसके हर फ्रीक्वेंसी पे हमें सेम पावर दे रहा है? नो सर। नहीं होगा। तो हम इसे क्यों कंसीडर करते हैं? देखो जब भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं और हमें पता है कि सिस्टम के अंदर नॉइज मौजूद है, तो हम क्या करते हैं? हम मैक्सिमम पॉसिबल नॉइज के लिए सिस्टम को डिजाइन करते हैं। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल नॉइज के लिए डिजाइन कर रहे हैं और उस नॉइज पे अगर हमारा सिस्टम सस्टेन कर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी प्रैक्टिकल नॉइज होगा उससे कम होगा, तो उससे हमारा सिस्टम अच्छा काम करेगा। तो जब हम AWGN की बात करते हैं या वाइड गॉसियन नॉइज की जब हम बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम नॉइज। समझ गए? तो हम मैक्सिमम नॉइज की बात कर रहे हैं और इसकी वैल्यू देगी N0/2। जब गॉसियन का मतलब ये होता है कि इसका जो PDF होगा, PDF इज अ गॉसियन फंक्शन। देखो PDF इज अ गॉसियन फंक्शन का मतलब ये है कि जब हम मान लीजिए इसका डमी वेरिएबल W ले लेते हैं, W ले रहे हैं, तो दिस विल बी अ गॉसियन फंक्शन। अच्छा क्यों गॉसियन लेते हैं? देखिए ये जो नॉइज है, नॉइज का कोई एक सोर्स तो है नहीं, नॉइज के n नंबर ऑफ सोर्सेस हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस हैं। ठीक है। तो ये जो W आपको मिल रहा है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस की वजह से मिल रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी रैंडम वेरिएबल y है विच इज अ सम ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स, तो FYY क्या हो जाएगा बोलिए? इन सबके PDFs का कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा। यस सर। अब देखो एक प्रॉपर्टी है, इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं, तो मैंने आप लोग को अभी नहीं बताया। वो कहता है कि अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस को कन्वॉल्व कीजिएगा तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अ गॉसियन फंक्शन। ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। उसमें लिखा कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम रैंडम वेरिएबल्स को कन्वॉल्व करें, अगर उसके पीडीएफ को कन्वॉल्व करें या कोई मैथमेटिकल फंक्शन को कन्वॉल्व करते हैं, फाइनली आपको क्या मिलेगा? तो फाइनली आपको गॉसियन फंक्शन मिलता है। तो जब हम गॉसियन फंक्शन कहते हैं यहाँ पर, जब जी लगा दे यहाँ पे कि गॉसियन फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वी आर कंसिडरिंग नॉइज फ्रॉम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस, या हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वी आर कंसिडरिंग नॉइज फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेस।
तो यहाँ व्हाइट करके भी हमने नॉइज को मैक्सिमाइज कर लिया और गॉसियन करके भी नॉइज को हमने मैक्सिमाइज कर लिया। ये बात समझ में आ गया आपके? भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो व्हाइट गॉसियन नॉइज का मतलब क्या है कि हम बिल्कुल मैक्स, इसलिए आप लोग जब कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़िएगा तो उसके अंदर जब नॉइज को आप कंसिडर कीजिएगा तो नॉइज हर जगह व्हाइट गॉसियन नॉइज ही लिया जाता है, अनटिल अनलेस आपको पहले से पता हो कि आपका नॉइज को कैसे डिफाइन करना है, वरना हम उसे व्हाइट गॉसियन नॉइज लेके ही सिस्टम को डिजाइन करते हैं। अब ये बोल रहा है कि सप्लाइड टू एन आइडियल लो पास फिल्टर विद बैंडविड्थ इतना एंड पास बैंड एम्पलीट्यूड रिस्पांस ऑफ यूनिटी, plot the PSD of the noise appearing at the output of the filter, also plot autocorrelation function for the noise। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये आपका जो W है, ये आपका जो W है इसको हम पास करा रहे हैं आइडियल लो पास फिल्टर से, और आइडियल लो पास फिल्टर मान लो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन HF है, ये बोल रहा है इसका बैंडविड्थ जो B है, ठीक है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है। तो बताइए ये जो नॉइज यहाँ निकला हम इसको NT से, तो ये N से डिनोट करने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्टर नॉइज। देखो नॉइज से अगर फिल्टर से अगर नॉइज पास करता है तो उस नॉइज को हम लोग कहते हैं फिल्टर्ड नॉइज। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉइज क्या करेगा, ये तो हमारा इसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है दिस इज कांस्टेंट SW है, ठीक है, दिस इज N0/2। आप ले डायरेक्टली जो है इसके लिए बना सकते हैं कि क्या होगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है, -B से B। अगर हम किसी भी सिस्टम से पास कराते हैं, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम से हम किसी भी एक रैंडम प्रोसेस को पास कराते हैं तो PDF पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट द आउटपुट दिस इज सिंपली इक्वल टू, इसका प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द सिस्टम इनटू पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द इनपुट सिग्नल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो HF क्या है, HF इज 1 बिटवीन -B एंड B और बाकी के लिए 0 है, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है आपका, दिस इज कांस्टेंट, अच्छा ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज कांस्टेंट, तो दिस कांस्टेंट विल पास थ्रू, देयर विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन बिटवीन -B एंड B, और इसका 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 into N0/2 ये क्या हो जाएगा, N0/2 हो जाएगा। अब ये बताइए ये जो व्हाइट नॉइस है फिल्टर से पास करके व्हाइट नॉइस बच गया, नहीं, अब ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है। व्हाइट नॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि ये -B और B के बाहर के जो फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर तो अवेलेबल ही नहीं, उस पर 0 हो जा रहा है, फिल्टर ने सब कुछ फिल्टर आउट कर दिया। अगर आप इसका एवरेज पावर निकाले, एवरेज पावर क्या हो जाएगा बोलो, -infinity to infinity SNF DF, तो दिस इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा बोलो, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू N0/2 into 2B, so this is equal to N0B। यहाँ हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया, शायद कहीं और पूछ दे। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इज सिंपली इक्वल टू इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, अच्छा n है ना यहाँ पे Rn टॉप, दिस इज इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये रेक्ट फंक्शन है, इसको आप कैसे लिखिएगा, SNF को, SNF को आप कैसे लिख सकते हैं रेक्ट फंक्शन के तौर पे, N0/2 रेक्ट F अपॉन B, यही ना लिखते हैं इस तरह से, नहीं F/2 भी लिखेंगे, बताओ भाई क्या लिखेंगे, B/2 होगा सर, 2F हो जाएगा। B/2 तो नहीं होगा, ये 2B है ना, स्पैन इसका कितना है, स्पैन सॉरी 2B है। बेसिकली रेक्ट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं F बाई टोटल स्पैन, तो टोटल स्पैन कितना है 2B है, और ये एम्पलीट्यूड हो गया। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, नहीं तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा सिग्नल सिस्टम बुक में, वहां पे जो रेक्टेंगुलर फंक्शन यहाँ पे डील किया है वहां पे आप देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, रेक्ट का फूरियर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, रेक्ट का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिंक। हाँ तो ये हो जाएगा N0/2 इंटू ये 2B से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू सिंक 2B टॉप,
तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज आर एन टाउ दिस इज इक्वल टू एन नॉट बी सिंक टू बी टाउ। आप लोग सिंक फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करूं आपसे। इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ये मुझे करना पड़ेगा, कर देते हैं चलो। तो हमें क्या मिला, रुको इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आर एन टाउ दिस इज इक्वल टू एन नॉट बी सिंक टू बी टाउ। इसको आप कैसे प्लॉट कीजिएगा, दिस इज आर एन टाउ। तो देखो 0 पे क्या मिल जाएगा आपको, यू विल गेट एन नॉट बी। ठीक है, सिंक फंक्शन ऐसे होता है, ये तो मालूम है सबको सिंक फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, नल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बोलो, 1/2b 2/2b and so on, so this is minus 1/2b and so on। ठीक है, समझ में आ गया आपके? यस अच्छा एक सर। बात बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये है ना क्वेश्चन, ये जो ये एक चीज है, अगर मैं आपसे पूछता है कि ये जो WT है इसका RW टॉ कैसा होगा, तो कोई बता सकता है? ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैसा होगा? देखो अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो इसको ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, RW टॉ इज सिंपली इक्वल टू n0/2 इंटू डेल्टा टॉ। सही है ना? यस सर। फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद है, तो मतलब यस ये हो गया कि सर। अगर आप RW टॉ को प्लॉट कीजिए तो दिस विल बी सिंपली लाइक दिस। एक इंपल्स फंक्शन मिल रहा है आपको, कहां पे मिल रहा है, ओरिजिन पे। इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी सैंपल्स है, इवन द एडजेसेंट सैंपल्स आर अनकोरिलेटेड। मतलब ये कि सिर्फ टॉ इज इक्वल टू 0 सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप कोरिलेशन निकालेंगे तो आपको एक फाइनाइट कोरिलेशन मिलेगा। और अगर आप जरा सा भी एक दूसरे सैंपल से कर लीजिए सैम्पलिंग इंस्टेंट से अगर आप कोरिलेशन निकालिएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपको कोरिलेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कि इवन द एडजेसेंट सैंपल्स आर अनकोरिलेटेड। तो ये जो आपको फेनोमेना मिलता है कि इवन द एडजेसेंट सैंपल्स आर अनकोरिलेटेड, ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बता रहा होता है कि आप कुछ नहीं बता सकते हैं, कि कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है आसपास के सैंपल्स के बीच में भी। तो यहां से भी जब हम वाइट गॉसियन नॉइज को देखो डिफाइन करते हैं तो इसमें कितनी चीजें मिल गई। हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने नॉइज पावर को मैक्सिमाइज कर दिया, हमने सारे नॉइज को कंसिडर कर लिया, और साथ ही साथ हमने मैक्सिमम रैंडमनेस को भी ले लिया। इससे ज्यादा रैंडमनेस नहीं हो सकता है कि एडजेसेंट सैंपल के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं हो। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गया? हाँ ना कुछ तो बोल दो। इसका मतलब ये है कि वाइट गॉसियन नॉइज इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉइज, इससे गंदा नॉइज कोई हो ही नहीं सकता। फॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली हमें नहीं मिलता है, ये सिर्फ हम अपने डिजाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि सिस्टम को हम बिल्कुल रोबस्ट बना सके, मैक्सिमम नॉइज के लिए हम सिस्टम को डिजाइन कर सके। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, यहां पर आप देखिए जो पुराना क्वेश्चन हमने लिया था ये वाला, और यहां पर हमने कहा था कि आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को आप प्लॉट करें। तो जब आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को जब आप प्लॉट कर रहे थे तो ये आपका प्लॉट आया था, सिर्फ एफसी पे ही आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल रही है, बाकी से सब पे 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये जो रैंडम फेज, इसका क्या है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था, इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था, सिर्फ फेज रैंडम था। तो फ्रीक्वेंसी को लेके कोई भी रैंडमनेस नहीं है, सिर्फ फेज के अंदर रैंडमनेस है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी को लेकर के जिस फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको पावर मिलेगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो मिला आपका सिर्फ और सिर्फ एफसी पे डिफाइंड है, बाकी पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ये कह रहा है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिल्टर बदल गया। तो पहले हम करते हैं क्या, इस फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए, व्हाट विल बी एच एफ फॉर द फिल्टर। देखो 1 अपॉन, पहले हम एच एस निकाल लेते हैं। एच एस क्या हो जाएगा बोलो, 1 अपॉन एस सी डिवाइड बाई आर प्लस 1 अपॉन एस सी, यही हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एस आर सी, या ठीक है ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस, तो व्हाट विल बी एच एफ, एच एफ विल बी इक्वल टू 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर सी, सही है। तो व्हाट विल बी मॉड ऑफ एच एफ, तो मॉड ऑफ एच एफ विल बी 1 अपॉन, एच एफ स्क्वायर कर दो तो सिंपली हो जाएगा 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट विल बी एस एन एफ, देखो यहाँ पे डब्ल्यू टी था, यहाँ पे एन टी था, तो एस एन एफ क्या हो जाएगा बताओ, एस एन एफ इज सिंपली इक्वल टू मॉड ऑफ एच एफ स्क्वायर इंटू एस डब्ल्यू एफ। एस डब्ल्यू एफ तो आपका ए नॉट बाई टू है, ए नॉट बाई टू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। प्लॉट द पीएचडी, पीएचडी को आप प्लॉट कर लो, इसमें क्या रखा है, ये आपका एफ हो गया, आपका एस एन एफ हो गया, क्या हो जाएगा एफ इजिकल टू 0 पे क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक है। और एफ को जैसे जैसे बढ़ाइएगा दिस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और ऐसे ही दिस इज एन इवन फंक्शन। मिल गया आपको, सही है, और कुछ तो बोल दो हाँ ना। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, व्हाट विल बी आर एक्स टॉप, आर एक्स टॉप विल बी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस एन एफ। अब अगर आप इस फंक्शन का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो अब मुझे पता नहीं आप लोग को कहां तक याद है, अगर आप इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लीजिएगा, देखो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन आर सी का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। तो देखिए ये इस फॉर्म का है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, इस फॉर्म का है। अगर आप इस तरह का फंक्शन लेते हैं तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ई रेज़ टू पावर माइनस ए मॉड ऑफ टॉ हो जाएगा। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं डबल एक्सपोनेंशियल पल्स, डबल एक्सपोनेंशियल पल्स सिमेट्रिक। ये आप लोग किसी भी बुक में देख लीजिएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म के, तो डबल एक्सपोनेंशियल पल्स सिमेट्रिक लेते हैं तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो इस तरह से आ जाता है। चलो दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे ई रेज़ टू पावर माइनस ए टॉ, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है ये बता दो, नहीं मालूम था सर। नहीं मालूम था आपको, चलो ये बहुत सिंपल है, हम समझा देते हैं कैसे हुआ। कि देखो ये फंक्शन आपका क्या है, दिस फंक्शन ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी यू टी है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, दिस इज ई रेज़ टू पावर ए टी यू माइनस टी है, तो ये अगर जी1 टी है ये जी2 टी है, और ये फंक्शन क्या है बता सकते हो, दिस फंक्शन इज जी टी, तो ये इसमें डबल एक्सपोनेंशियल पल्स सिमेट्रिक है, तो जी टी इज बेसिकली जी1 टी प्लस जी2 टी। यहां तक तो समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब देखिए इसका इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जी1 टी का जी1 एफ क्या हो जाएगा बताओ, जी1 एफ हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी डी टी, सही है। So this is equal to 0 to infinity e raised to minus a plus j 2 pi f t dt। तो आप सॉल्व कीजिएगा, you will get 1 upon a plus j 2 pi f, ठीक है। एंड व्हाट विल बी g2f, g2f यहां से आप निकालिएगा
तो G2F निकालेगा तो ये आपका माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगा लिमिट। आप इसे निकालेगा, you will get 1/a minus J2 pi f। ठीक है, तो what will be GF? GF is simply equal to G1F plus G2F 1/a plus J2 pi f plus 1/a minus J2 pi f। So this is equal to, और यहाँ पे मैंने गलती करी है, 2a हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ मैंने डिराइव कर लिया, a स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, ये 2a हो जाता है, a स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई मेरे से, इसको अच्छा ही हुआ कि हमने पूरा डिराइव कर लिया, ये 2a होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं चेंज करके। तो SNF जो हमारा आ रहा है, ये समझ में आया यहाँ पे, ये कैसे आया? ठीक है, यस सर। ये SNF जो हमारा होता है, SNF क्या हो गया, हमारे पास आ रहा है 1/RC का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू n नॉट बाई 2 भी है ना, इंटू 1/RC का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n नॉट अपॉन 2RC इंटू 1/RC। ठीक है, इंटू 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, डिवाइड बाई 1/RC का होल स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट विल बी r एंड tau? इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगा n नॉट अपॉन 4RC e रेस्ट टू पावर माइनस, व्हाट इज a इन दिस केस, 1/RC, तो tau अपॉन RC। समझ में आ गया? इसमें एक एरर रह गया, एरर क्या रह गया, tau जो होगा मॉड में होगा। ठीक है, आप इसे प्लॉट कीजिए r and tau को, you will get a function like this, double exponential pulse symmetric, and at 0 you will have n naught upon 4RC। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, एनी डाउट्स? 10:30 हो गया। सर कल ही एग्जाम हम लोग का। अच्छा चलिए, एग्जाम है तो जाओ, थोड़ा रिवाइज भी कर लो। मैं ये जो पीपीटी है मैं शेयर कर देता हूँ, अब वीडियो देखने का टाइम तो है नहीं, चाहो तो इससे शेयर। ठीक है, इसको तुम लोग देख लेना, ये जो पीपीटी है 46 पेज का, ये मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग के ग्रुप पे। यस सर। कितने बजे एग्जाम है कल? तो 2 बजे सर। हाँ चलो, टाइम है रिवाइज करने का, इतना पढ़ लो। देखो हम नहीं कर रहे हैं कि हम लोग खुद नहीं जानते कि क्या पूछा जाएगा। अभी तुम लोग का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी तक डिफरेंट एग्जाम्स में, ये तो चलो मान लिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, अब तक जो बाकी जो पेपर्स थे वो फर्स्ट टाइम नहीं थे। तो जो फर्स्ट टाइम नहीं पूछा गया उसमें भी जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस कह दीजिए, या फिर जो है मतलब नॉर्मल ट्रैक से अलग हटके आ रहा है, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कल का क्वेश्चन कैसा होगा। लेकिन फिर भी ये जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया था, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली छाटा था। ये जैसे जिस तरीके से NITs IITs में जिस तरह से क्वेश्चन कराया जाता है बच्चों को असाइनमेंट में, या जो एग्जाम में पूछा जाता है, या गेट में ऐसे, मैंने उस तरह के क्वेश्चन आप लोग को दिए थे। तो होपफुली अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो बाकी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप कॉन्सेप्ट तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, और मुझे भी कुछ नहीं पता कि क्या पूछेंगे, क्योंकि ये पेपर 100% न्यूमेरिकल है। अगर मुझे क्वेश्चन सेट करने दिया जाए तो मैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। आप लोग रिवाइज कर लीजिए। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, वो आपको मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यस ठीक है। वीडियो असल में क्या है ना, कल वाला है वैसे। नहीं नहीं, ये इसमें टोटल है, कल आज का सब एक ही पीपीटी है। सर वीडियो सर रिकॉर्डिंग पर सर दे दीजिए हम लोग को। अच्छा ठीक है, वो मेरे ड्राइव पे जाके सेव हो जाएगा। ठीक सर, है, रुको पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।